गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? प्रशासनिक व्यवस्था। चंद होगा, आप पढ़ के आए घर से? क्या पढ़ के आए? जो पढ़ने के लिए बोला था पढ़ा? समझ में आया? क्या? चंद चंद समझ में आया, मतलब क्या समझ में आया? मैच किसका चल रहा है? कौन कौन चला रहा है? मैच चल रहा था? कौन सा मैच, ओलंपिक का किसका? कौन सा इवेंट, कौन सा चल रहा है? किसका? है? विनेश फोगाट का? फाइनल में ना? क्वार्टर सेमी फाइनल आज है, कितने बजे से? रात को 10 बजे से? तो हाईलाइट देखा जा रहा है अभी? ठीक है, क्लास के बाद देखना। ठीक है। मना नहीं है देखने के लिए, लेकिन हर चीज की क्या होती है? जगह। टाइम तो क्या है, टाइम तो निकाल लेते हैं। जगह। ठीक है, चलो फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग। क्या था आज का? चंदकालीन प्रशासन। प्रशासन से क्या जानते हो आप? मैंने आपको एक बार बताया था कि रिवीजन करके आना। ठीक है। रिवीजन पुरानी वीडियोस, आप क्लास में नहीं थे, पुरानी वीडियोस की कर की आपने ऑनलाइन में जुड़े हो? ठीक है, तो पहले पुराना कर लेना, जो पुराना जितना था ना। न- हाँ चंद, मतलब ये वाला टॉपिक तो चंदवन से स्टार्टिंग है। कितने दिन से, कितने दिन हो गए लगभग? ठीक है। 4-5 क्लासेस होंगे। हाँ, इससे पहले इसी को पढ़ो। इससे पहला वाला प्राचीन उत्तराखंड का था। लेकिन ये प्राचीन उत्तराखंड से थोड़ा मध्यकालीन उत्तराखंड है ना। तो मध्यकालीन उत्तराखंड जो है, मैंने कहाँ से, चंदवन से करा रखा। चंदवन से ही स्टार्ट है। चंद के बाद फिर पवार आएगा। पवार के बाद हम गोरखाली पढ़ेंगे। गोरखाली आपका आधुनिक उत्तराखंड में है। तो हम इसको देखेंगे फिर। तो ये आधुनिक उत्तराखंड का मतलब है कि संक्रमण काल में है। यानी ब्रिटिश और, मतलब आधुनिक और किसके बीच में? मध्यकाल के बीच में संक्रमण काल में है ये कौन सा, गोरखा। तो इसको हम देखेंगे, लेकिन पहले क्या है, चंद और फिर पवार करेंगे। फिर टिहरी जो रियासत है वो भी आधुनिक उत्तराखंड में है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मतलब पहले टिहरी को करेंगे, फिर गढ़वाल का पूरा प्रशासन ही हम देख लेंगे। ठीक है, टिहरी में कुछ ऐसा खास है नहीं। जो पढ़ना आपने पवार में पढ़ना है। और टिहरी राजशाही में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, वहां पर बस वो 2-4 लोगों के नाम वहां रखने हैं, और प्रशासन सारा सब कुछ उसी के साथ है। तो चलो हम शुरू करते हैं प्रशासन। प्रशासन मतलब, ठीक है, प्रशासन। ठीक है, यानी किसका? चंद्रवंश का प्रशासन। तो चंद्रवंश के प्रशासन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि प्रशासन में इससे पहले, जब हम, मैंने कत्यूरी पढ़ाया आपको, पवार पढ़ाया, ठीक है, सॉरी पौरव पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपने, कुनिंद पढ़ाया था पहले। कुनिंद, कुनिंद के बाद कौन सा? पौरव पढ़ाया था। ठीक, कत्यूर पढ़ाया था, ये पढ़ाए थे। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कैसी थी? सबसे पहले कुनिंदों की जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किसके प्रकार, किस टाइप की थी? किससे मेल जोल थे, किससे जुड़ी हुई थी? कुनिंदों की? मौर्य से। किससे? मौर्य से। मौर्य ये कह सकते हैं कि उस समय के जो मौर्य या गुप्त, या उस समय के जो शासक थे, यानी हिंदू साम्राज्य था, ठीक है, उनसे जुड़ी थी। तो बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी शब्दावली हैं, वो कहाँ, जो भारत में जो उस समय प्रचलित थी, प्राचीन भारत में, उसमें ये इनके प्रशासन संबंधित है। इसके बाद फिर पौरव आए। ठीक है, पौरव बेसिकली अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है। और ये जो गुप्तों का, यानी गुप्तों के समय या गुप्तोत्तर का जो काल था, उस काल से फेमस थे ये लोग, पौरव। और वो जो प्रशासनिक शब्दावली है, वो कहाँ से आई है? इनके पास गुप्तों से आ रखी है, गुप्तों या गुप्तों के उत्तरवर्ती गुप्त काल से आई। इसके बाद आते हैं किससे? कत्युर। कत्युर जो थे, ये आपका हर्षवर्धन के समय के थे। किसके? हर्षवर्धन के समय थे। तो जो भी प्रशासन में जो भी कुछ आया इसमें, किसमें? कत्यूर में प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सारी कहाँ से आई? वो हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश से आई। क्यों आई, क्या कारण था इसका आने का? मैंने बताया था आपको कारण क्या था। हम्म। हम्म। क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, खुल के बताओ। अपने अंदर कल को, यहाँ तो मैं ही एक अकेला आदमी हूँ। कल को तो 5-5 आदमियों के साथ आपने सामने आपने बैठना है। कैसे काम चलेगा? वो देखो, मैं तो खुकार हूं भी नहीं। थोड़ा दिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हूं नहीं। ठीक है, लेकिन वो लोग बैठेंगे जिनके सामने आप बैठ कल को बोलोगे, तो वो क्या है? वो तो खुखार होंगे।
और कैसे खुखारोगे आपको पता ही है। ठीक है, तो उनके सामने कैसे, बेसिकली उनका मोटिव रहता है कि भाई हमें चार, अपने सीनियर से कल को बात करेगा तो प्रेशर झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चार लोगों से बात कर पाएगा नहीं पाएगा। तो ये यही तो ट्रेनिंग है आपकी। जो यहाँ पर एक दिन में इंटरव्यू की ट्रेनिंग एक दिन की होती है, नहीं। या फिर मेंस निकलने बाद और जो जब तक इंटरव्यू आपका है उसके बीच का बस ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग है वो आज से है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप सीखोगे, अपने व्यक्तित्व को क्या उभारोगे। तो कैसे बोलोगे तो बताओ, क्या बताया था मैंने आपको, क्यों? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? है, सामंत होंगे, इसके अलावा कत्यूरों को मैंने बताया ना भाई, स्वतंत्र राज्य, कुनिंदों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था अपना। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने लगे थे, यानी उत्तराखंड में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे थे। ठीक है, कत्यूरों ने भी लगभग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। चंदों ने पहले किसके अधीन थे? चंद पहले डोटी के अधीन थे, फिर बीच में स्वतंत्र हुए और बाद में रुद्रचंद के समय क्या है, ये मुगलों के अधीन आ गए। बाज बहादुर के समय, ठीक है, बाज बहादुर के समय मुस्लिम शासकों के संग का लेना देना बढ़ गया, लेकिन फिर भी बीच में कुछ टाइम तक ये स्वतंत्र है। फिर आगे अकबर के समय, रुद्रचंद के समय ये क्या है, अधीन आ जाएंगे। लेकिन क्यों, क्यों अपने प्रशासन को क्यों अलाइन रखेंगे, किससे? केंद्र से अलाइन रखेंगे, क्या कारण है इसके पीछे? अपनी सुरक्षा, इसके अलावा यानी आपने कहा पहला सुरक्षा, यानी सुरक्षा के लिए। दूसरा, हाँ, मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, तीसरा व्यापार, व्यवस्था पहले से चली आ रही है, व्यवस्था पूर्ववर्ती। और साम्राज्य को सुरक्षा हो तो गया। और और क्या, जब मैं क्लास करवा रहा था सो रहे थे हैं? मैंने आपको ये इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने इस दिमाग पे ना, आपके दिमाग में सब कुछ कहाँ है, आपके दिमाग में। बस आपको क्या करना है, उसको खोद के बाहर निकालना। और खोद के बाहर कैसे निकालोगे, यही तरीका है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था कैसी है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो लेकिन उत्तराखंड में उद्योगों की कमी है, और उद्योगों की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या, यानी उद्योगों की कमी के कारण क्या क्या है, उत्तराखंड में उद्योगों की कमी के कारण क्या क्या है, तो क्या क्या कारण लिखोगे आप? और आपके पेपर पेपर 6 में है है हाँ, ज्योग्राफी का कंडीशन। हम्म, हाँ, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन, इसके अलावा लोग क्या है कि हमने लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन देख लो, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो एजुकेशन है भारत में, ठीक है, टॉप कितने में आती है, मतलब टॉप 10 के आसपास उत्तराखंड की एजुकेशन है। एजुकेशन में अच्छे है उत्तराखंड। हाँ, स्किल कह सकते हो। ठीक है, हाँ, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वेरी गुड। इसके अलावा मतलब इसको आप ये कह सकते हो कि स्किल नहीं है, यानी कुशल श्रमिक नहीं है, सस्ते श्रमिक हैं लेकिन साथ साथ में कुशल नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टर नहीं है, लोग व पूंजी नहीं है। और सुरक्षा, सुरक्षा जैसे कोई आके गुंडा क्या करेगा, हाँ, कि भाई ला हाथ ताला, ऐसा। या कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी अनुकूल नहीं है। और नहीं नहीं, मतलब गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होनी चाहिए थी, ठीक है, पॉलिसी जैसे होनी चाहिए थी, टैक्स कम करना है या फिर कैसे कैसे देना है, वो हम उसको उसकी चर्चा कब करेंगे, उसी चर्चा समाधान में करेंगे कि कर रही है बोल के, हाँ। ठीक है, हाँ, रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म लाल फीताशाही है। ठीक है, रेड कारपेट नहीं है, मतलब कि हम उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्या हतोत्साहित कर रहे हैं, कैसे, टैक्स लगा के। या फिर जैसे ही उद्योग खड़ा हुआ नहीं, 2-3 साल हुआ नहीं शैशव अवस्था में, ठीक है, शैशव अवस्था में, ठीक है, बच्चा बन रहा है तो उस समय क्या हमने बोला, लाओ भाई टैक्स लाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब आपने उद्योग लगा लिया और आपको आप वादा करना पड़ेगा हमसे कि भाई कम से कम 70% कहाँ से लोगे, उत्तराखंड से लोगे। तो उत्तराखंड में स्किल ही नहीं, गवर्नमेंट ने स्किल ही दिया ही नहीं, तो कहाँ से देगा?
इसके अलावा और है? ऋण की दर यानी निवेश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पूंजी नहीं है लोगों के पास। इसके अलावा? ठीक है, इसके बाद परिवहन, यातायात। ठीक है, आपको एक, आप अगर प्रोबेबल डिस्ट्रिक्ट कौन से है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। पहाड़ों में आप कर नहीं सकते। आवश्यकता ये थी कि पहाड़ों में हेलीपैड बनाए। भाई उद्योग लगाया किसी अमीर आदमी ने, अंबानी ने सेब का बगीचा खरीदना है। कहाँ? उत्तरकाशी में, पहाड़ों में डेवलप करने का काम है। उद्योग किसी प्रकार का, चाय का बागान लगाना है। लेकिन चाय का बागान लगाने के लिए अब एक बार मालिक एक दिन तो आएगा, कम से कम एटलीस्ट एक दिन तो आएगा देखने, कि भाई देख लेता हूँ मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो उसके आने के लिए उसको पहले कहाँ उतरना पड़ेगा? जोली ग्राउंड उतरना पड़ेगा, या फिर पंतनगर उतरना पड़ेगा। और वहां से वो ऑल द वे क्या ट्रेवल करके जाएगा? कार से ट्रेवल करके जाएगा। बोले जितना मैं ट्रेवल कर जाऊंगा उतना पता नहीं कितनी कंपनियां खड़ी कर दूंगा। एक चाय बनने वहां जाऊंगा। ठीक है, परिवहन नहीं है। हम्म। 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 मतलब कह रहे कि सरकारी नीतियां उस अनुरूप नहीं है। हम्म। 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 मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर एक शब्द में कहें हम, गवर्नमेंट पॉलिसी अनुरूप नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में आगे, गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत कुछ आ गया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी में, कि भाई प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाती। अब इनके यहाँ फ्लड आ रहा है, और फ्लड में क्या है? हर साल बह जा रहा है। और फिर दोबारा खड़ा करो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर दोबारा आवश्यकता थी भाई, लाना है बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? फ्लड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपने देखा बादल फटने वाली जैसी घटनाएं उत्तराखंड में, अब पहले तो 5-5, 10-10, 12-12 साल में एक बार होती थी। अब एक जगह होती थी वो भी। अब तो एक ही दिन में 5-5, 10-10 बार हो जा रहा है। आए दिन आप सुन रहे हो। ठीक है, पहले भी होता होगा। जलवायु परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया है, वो होगी ही। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य उसको दर को क्या कर रहे हैं? तीव्र कर रहे हैं, उसको एनहेंस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें आवश्यकता ये थी ना, कि भाई बादल कहाँ फट रहा है? गधेरों में और नदियों में। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है? नदियों में और गधेरों में। गधेरा मतलब समझ रहे हो? गधेरा का मतलब समझते हो? गधेरा कहाँ के हो आप? यूपी के? ठीक है, उत्तराखंड के, मतलब वही है, उस पट्टी के हो। तो बादल फट मतलब गधेरे का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियां नहीं होती? ठीक है, नालियां। तो नालियां नहीं, मतलब कि कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं गधेरे को? छोटे छोटे, छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी स्प्रिंग्स, छोटी धाराएं। सहायक नदियां में, नदियों की सहायक नदियां। ठीक है। हैं? रजवाएं। हाँ, मतलब कुल मिला के ऐसे समझो कि छोटे बहुत स्रोत जहां पर नदियां, जो मुख्य नदी है अपना पानी जहां से कैच करती हैं। अ, हाँ, मतलब खेती के लिए भी यूज होता है, लेकिन बेसिकली वो है क्या? हाँ। ठीक है, मतलब पानी उसका शुद्ध होता है, काफी अच्छा पानी होता है। ठीक है, और छोटे छोटे स्प्रिंग्स, छोटे स्प्रिंग्स कहते हैं उसको। छोटे स्प्रिंग्स कहते हैं, मतलब छोटी जो धाराएं होती हैं, वो छिप्रिकाएं, धाराएं, ये सब। उनमें वाटरफॉल भी बनता है। ठीक है, हर गदरों में वाटरफॉल होता है। ठीक है, वो अपना ही वाटरफॉल है। ठीक है, एक कैंपटी फॉल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए। तो अब क्या कह रहा था मैं? मतलब हाँ, तो आपने क्या किया? जो बादल फट रहे हैं, आपको पता है जब बादल फटेगा नुकसान कहाँ होगा? इसी क्षेत्र में होगा। तो आप, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया? यहीं पर घर बनाए, मकान बनाए, सरकारी संस्थान बनाए। तो जब फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ को जगह ही नहीं मिलेगी, पानी को जगह ही नहीं मिलेगी जाने की, तो अपने क्या, अपने साथ क्या लेके जाएगा? सब कुछ लेके जाएगा। और सब कुछ हमें पता होना चाहिए भाई, कम से कम 100 मीटर, 200 मीटर हम दूर घर बनाए। लेकिन फिर यही भागा दौड़ में, ठीक है, यानी कंपटीशन के जमाने में हमने क्या कर दिया? सब कुछ नदी के किनारे ला दिया। और हाँ, सो जाते हैं हम वहां जाके। हम हम वहाँ हम वहाँ
जो देखो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आदमी भी तो नहीं कर रहा। अब सरकार ने जब नॉर्म्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स बना रखे, भाई 100 मीटर के दूर आप घर नहीं बनाओगे यहाँ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करोगे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो बना रखे हैं, हम ही तो जाके कर रहे हैं वहां। और कोई तोड़ने आता तो हाय 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 हाय। हैं? देखो, ये लोकतंत्र है, ये चाइना नहीं है ये। क्या है ये? लोकतंत्र है, चाइना नहीं है। अब चाइना में क्या है कि एक ऑर्डर पास किया तो सब खत्म, चल गया बुलडोजर। लेकिन लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र में सबको क्या एक साथ लेके चलना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। और सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, गवर्नमेंट थोड़ा डिले होगा, लेकिन अल्टीमेटली लोग जब देखेंगे हर साल यहाँ बादल फट रहा है, आ रहा है, तो बनाएंगे अब लोग? नहीं बनाएंगे। बस प्रकृति। ठीक है, समझिए। तो ये चीजें तो वही मैं, मतलब ये मैंने आपको बताया, ये जो कराने का मेरा प्रोसेस है, कराने का प्रोसेस है कि भाई कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन हमेशा क्या करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि उसके पीछे पीछे विचार करो, सोचो। और यही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मेंस में करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली प्री की कोई तैयारी नहीं होती, जो तैयारी होती है किसकी, मेंस की होती। मेंस आपकी तैयारी जितनी अच्छी मेंस की तैयारी होगी, प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फैक्ट की चिंता करनी ही नहीं होती है, फैक्ट अपने आप आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर, ये मान के चलो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर फैक्ट की, फैक्ट के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट अपने आप हो ही जाएंगे याद। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो पहले। ठीक है, और बाकी जो दो चीज, एक आधा चीज रटने वाली होगी उसको रट लेना, नो डाउट, रटने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले जो है कॉन्सेप्ट उसको रट, उसको क्या करो, क्लियर करो, समझो। ठीक है। और दूसरा, बहुत, आप बहुत लोगों के साथ तो ये होता है कि भाई क्लास में यही नहीं पता चलता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है खुश नसीब है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है खुश नसीब है, किसके लिए, एक तरक्की के लिए एक कदम, तरक्की पे एक कदम है। अब पता तो चला कि समझ में नहीं आ रहा है, कितनों को तो यही नहीं पता होता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बस सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये है, परेशानी हो रही है कि यार 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, 4 बार देख ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप कर रहे हो। और जो, मतलब कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा एक तरफ और आगे बढ़ते रहे, वो नहीं होता। ठीक है, समझिए। तो चलो अब ये समझिए, तो मैंने आपको किसके बारे में, ये वंश के बारे में बताया, मैंने आपको ये बताया इसके साथ कि आप कल को अगर चुनोगे, आप अगर पूरी दुनिया में अगर कोई व्यवस्था चुननी होगी तो कैसी व्यवस्था चुनोगे, सबसे अच्छी या सबसे बुरी? तो इन्होंने क्या चुना होगा? अच्छा, मिडिल ऑप्ट करोगे, मिडिल ऑप्ट तो नहीं करना है सबसे। आप बैलेंस करना चाह रहे हो, सबसे से हो कौन पाता है? आपने, अगर आपने अभी यहाँ बैठे हो तो आपके दिमाग में यही तो होगा कि भाई मुझे एसडीएम बनना है या फिर आईएएस बनना है, प्रॉपर आईएएस बनना है। नहीं, आपने कभी ये सोचा है कि भाई मुझे आईपीएस बनना है, या फिर आईपीएस तो चलो सोचते हैं लोग, मुझे किसमें रेलवे मिल जाए, या फिर मुझे ट्रांसपोर्ट मिल जाए, या फिर मुझे आईआरएस मिल जाए, आप सोचा है? या फिर आपने सोचा है कि भाई मुझे आरटीओ मिल जाए या कारागार मिल जाए? ऐसा नहीं होता है। हाँ। हाँ, देखो, पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत है इच्छा, पॉलिटिक्स में आप जाओगे तो दो ही तरीके से जा सकते हो। ठीक है, सिस्टम का पार्ट आप एक चीज में बता दूं, एलाइड सर्विस, सिर्फ सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस ही सर्विस है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, यही सर्विस है। बाकी तो फिर झुंझुना है, बाकी नाम के लिए आईएएस है, जो है एक्चुअली आईएएस ही है, पीसीएस में सिर्फ एसडीएम ही है। आप ये चीज समझो, अगर आपको पॉलिटिक्स में भी जाना है ना, तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ, जब तक आपको आईएएस या आईपीएस नहीं मिला तब तक आप पॉलिटिक्स के एक एक्टिव पार्ट नहीं बन पाओगे। नहीं तो फिर आपको अरविंद केजरीवाल की तरह क्रांतिकारी होना पड़ेगा, छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। अन्ना हजारे बुढ़े हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह आपको क्या क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। एसडीएम, एसडीएम जब बनोगे तभी अच्छा काम करोगे, काम करोगे,
समाचार पत्रों में रहोगे, यूट्यूब में रहोगे, तभी क्या कर पाओगे, तभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर पाओगे, तभी आपको विधायकी की टिकट मिलेगी। और आप बोलोगे यार मैं काम कर रही हूँ कहाँ, एक आरटीओ ऑफिस में, या आरटीओ ऑफिस में काम कर रही हूँ, आरटीओ चीफ आरटीओ हूँ, या कारागार में हूँ, कारागार का प्रमुख, कौन जानता है आपको? है उमेश शर्मा, कौन उमेश शर्मा? काऊ, काऊ, हाँ। हम्म। हाँ, पत्रकार है ना, पत्रकार है, पब्लिक फिगर में रहा। ठीक है, और पब्लिक फिगर में दो ही लोग रहते हैं, या तो आईएएस या आईपीएस, या फिर डीएसपी, या फिर एसडीएम। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक फिगर में कोई नहीं रहता है। और जब पब्लिक फिगर में कोई नहीं रहता है तो आपके जो एसडीएम, सॉरी, विधायक बनने के, पॉलिटिक्स करने के जो चांसेस है, संभावना है, वो न्यूनतम हो जाएगी। न्यूनतम, ये मान के चलो, जब तक आप एसडीएम नहीं बनोगे या आईएएस नहीं बनोगे, तब तक आपका जो करियर है पॉलिटिक्स में वो नहीं उभर पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझिए। तो यानी क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि जो जो प्रशासन है, हमने प्रशासन क्या किया, अच्छे से अच्छा प्रशासन कॉपी करने की कोशिश की, ताकि हमारा प्रशासन भी अच्छे चले। और जो पूरे भारत का प्रशासन चला रहे हैं, गुप्त चला रहे हैं, मौर्य चला रहे हैं, हर्षवर्धन चला रहे हैं, या फिर आगे दिल्ली सल्तनत चलेगी, या फिर अकबर चलाएगा, यानी अकबर मतलब यानी मुगल सल्तनत चलेगी, वो किस किस बेस पे चल रहे हैं? ऑब्वियसली जब अच्छा है तभी तो, हर चीज प्रशासन में डिपेंड करता है, तो तभी तो चलेगा। ठीक है, वहीं अब हम बात करेंगे किसकी, चंदों की। तो चंदों का जो प्रशासन था वो कैसा था? ठीक है, ऑब्वियसली प्रशासन अच्छा होगा तभी क्या होगा, तभी चलेगा। लगभग लगभग इन्होंने 1000 साल तक, लगभग लगभग 1000 साल तक क्या है, 800 1000 साल के आसपास इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो जब 800 1000 साल, और पूर्वी, या कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड में सर्वाधिक शासन करने वाले कौन थे, यही थे। तो जब इन्होंने शासन किया तो ऑब्वियसली क्या है, इनकी व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, प्रजा के प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा, अच्छा होगा। राजा निरंकुश होगा या नहीं होगा, निरंकुश होगा राजा? राजा निरंकुश नहीं होगा। कहीं कहीं बुकों में लिखा जाता है कि भाई चंद्रवंशी क्या है, निरंकुश थे। लेकिन जब राजा अपने प्रजा के लिए, प्रजा हितकारी होगा, प्रजा के लिए काम करेगा, तो फिर प्रजा क्यों विरोध करेगी? है, पतन आपको मैंने कल पढ़ाया नहीं, पतन कैसे हुआ? तो इसमें जो पतन कल हुआ, जो कल मैंने पतन कराया, क्या उसमें प्रजा की भागीदारी थी? जनता की तो, प्रजा की भागीदारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन प्रजा की भागीदारी थी। इसकी, अब ऐसा भी कह सकते हैं भाई, अब गोरखाली आए तो उसमें प्रजा की भागीदारी थी, लेकिन कहीं कहीं अधिक दबाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि राजा, कुमाऊं के राजा, कुमाऊं के गढ़वाल के राजा जो थे, वो इतने ज्यादा निरंकुश नहीं थे। ठीक है, जितने जो केंद्र में जो राजा थे या फिर इधर, वो निरंकुश थे, नो डाउट, लेकिन उत्तराखंड में नहीं थे। उत्तराखंड में कहीं कहीं आपको, जैसे अजय रावत में आपको मिल जाएगा कि भाई निरंकुश थे, अत्याचारी थे, नहीं, इतने नहीं थे। ठीक है, कंपेरेटिव उदार थे। ठीक है, वो तो जो बुकें लिखी गई हैं वो बाद में लिखी है, एटकिंसन वगैरह ने, इन सब लोग ने क्या बाद में लिखी। तो जब बाद में लिखी तो अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का एक तरीका है। जैसे मान लो इस लाइन को आपको बड़ा करना है, कैसे करोगे बड़ा? ना तो काट के, ना कुछ करके, ना कुछ करके, कैसे करोगे बड़ा? ठीक है, एक छोटी लाइन बना दो। ठीक है, एक छोटी लाइन बन गई, और छोटी लाइन बन के ये क्या है, ये लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी इतिहास को दिखाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हालांकि राजा, मैंने आपको बताया था भाई, ग्राम पंचायती व्यवस्थाएं थी। ठीक है, राजा जो काम करता था, राजा अपने मंत्रियों के अनुसार काम करता था। और मंत्रियों, राज सतरा और फर्तियाल का अधिकार था ज्यादातर। इसके अलावा अगर ये निरंकुश थे तो इन्होंने, जैसे चार चौधानी, पांच पढ़िया, ठीक है, हैं ये सब क्या किया, पांच चार बूढ़ा, इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था थी इनकी, पौनी 15। ठीक है, व्यवस्था इन्होंने क्या है, यानी पौनी 15 जो व्यवस्था थी वो किसकी थी, वो आम जनों की थी। यानी जब राजा शासन कर रहा है तो राजा शासन करने के साथ साथ राजा ने क्या किया, राजा ने अपने साथ साथ और लोगों की भागीदारी भी ली। राजा सबको क्या, सबके साथ लेके चलता था। आगे मैं जब आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे मंडल थे, या फिर मंडल थे, तो दो मंडलों में बांटा गया था पूरे प्रांत को, या फिर राज्य को दो मंडलों में बांटा गया था। एक था सामंत के अधीन, और दूसरा राज्य राजा के अधीन। जो राजा के अधीन थे, यानी राजा खुद वहां पर शासन करता था, और या फिर अपने कुंवरों के माध्यम से, कुंवर मतलब अपने जो उनके पुत्र थे, राजकुमार थे, उनके माध्यम से शासन कर रहा है।
दूसरी तरफ राजा का जो सामंत था, सामंत में मैं आपको बताया, जैसे एक बताया था मैंने कि भाई जैसे डोटी विजय मल का राज्य जीता, और राज्य जीतने के बाद फिर उसका सामंत किसको बना दिया? विजय मल को ही बना दिया। ठीक है, तो जब विजय मल को ही सामंत बनाया, यानी उस राजा को सिर्फ अपने अधीन लाया गया। ठीक है भाई, आप क्या दो, सिर्फ हमें कर दो, बाकी शासन खुद करो। यानी इसको बोलते हैं वेतन जागीर। पढ़ा ना आपने कि भाई जागीर दी जाती है दो प्रकार की। ठीक है, एक वेतन जागीर थी, वेतन जागीर मतलब जो राजपूतों को दी जाती थी ज्यादातर। ठीक है, देश जागीर, वेतन जागीर। वेतन जागीर राजपूतों को दी जाती थी जो राजा वहीं के थे। जैसे अकबर ने क्या मनसबदार या जागीरदार पॉलिसी अपनाई, जिसमें राजपूतों को उन्होंने वेतन जागीर देना शुरू कर दिया। और जो राजपूत जैसे मान लो भरतपुर के राजपूत हैं, तो उनसे जीता, या फिर उनको बोला कि भाई आप किसके अधीन आ जाओ, हमारे अधीन आ जाओ, बाकी शासन किसी तरफ से करो, आप शासन करते रहो। जैसे अकबर के समय कुमाऊं और गढ़वाल में, तो कुमाऊं और गढ़वाल में इनडायरेक्ट रूप से क्या किया इन्होंने? शासन किया। और जब कुमाऊं और गढ़वाल में इनडायरेक्ट रूप से शासन किया, तो फिर कुमाऊं और गढ़वाल के जो राजा प्रांत थे उन पर क्या जो अकबर ने अपने उत्तराधिकारी बिठाए, या अपने जो बादशाह के जो कुंवर थे उनको बिठाया? नहीं ना। किसको बिठाया? उन्हीं को बैठे रहने दिया, ताकि आप शासन करो, बस हमें क्या, हमें याक और कस्तूरी मृग भेजते रहो, हमारी बिरयानी बन जाएगी टाइम टाइम पे। ठीक है, समझिए, तो ये चीजें थी। क्लियर है? तो लिखो, यानी निरंकुश नहीं थे। क्या थे ये? निरंकुश नहीं थे, बस प्रजा हितैषी थे। निरंकुश ना होके प्रजा हितैषी थे, प्रजा के सुख के लिए देख रहे थे। ठीक है, और प्रजा के सुख के लिए इन्होंने भाई लड़ाई तो खैर लड़ी, लेकिन साथ ही साथ में जहां आवश्यकता पड़ी, योग्य थे। योग्य मैंने आपको बताया, योग्य तो थे ये। योग्य के साथ साथ कैसे थे? योग्य साथ साहसी भी थे, कूटनीतिक भी थे। कूटनीतिक लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद। जैसे ही पता चला कि भाई रत्नचंद, जैसे ही पता चला कि भाई सम्राट क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आक्रमण करने वाले हैं, बोला एक काम करते हैं सम्राट, लो, अच्छा सोना मेरे पास, हाँ 10 तोला सोना था, अब 10 तोला सोना, एक काम करो 9 तोला तुम ले लो। था तो बहुत, लेकिन दिखाया कितना? ठीक है, समझिए। और जब आवश्यकता पड़ी तो जागेश्वर मंदिर से क्या लिया? ऋण भी लिया। ऋण लिया, ये चाहते तो छीन भी सकते थे, राजा की तो संपत्ति है, लेकिन क्या लिया? ऋण लिया कि भाई दे दो, अभी मैं क्या करूंगा। मंदिर किसके अधीन थे? राजा के अधीन। लेकिन फिर भी क्या, किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऋण का। समझ रहे हो? तो ऋण का लिया। क्लियर है? तो ये सिनेरियो क्लियर हो गया आपको कि भाई निरंकुश क्यों नहीं थे। हम्म। ठीक है, बाकी निरंकुश नहीं होने के कारण मैंने आपको बताया, भाई सबकी सहभागिता थी किसमें? प्रशासन में। राजा सबकी सुनता था, और सबकी सुनने के बाद परामर्श के आधार पर ही फैसले लेता था। ठीक है, प्रजा गुट में, अगर राजतंत्र में मेहरा और फर्त्यालों का क्या था? यानी ये दो आल थे, दो आल, मेहरा और फर्त्याल दो आल थे, यानी दो दल थे। ठीक है, और इन्हीं दल का जो शासन था, ये दल क्या करते थे? जिस दल का बहुमत हो उसी दल का क्या बनता था? प्रधानमंत्री बनता था, दीवान बनेगा, सेनापति बनेगा, उसी दल का बनेगा। समझ रहे हो? तो व्यवस्थाएं समझ रहे हो भाई? नियुक्ति किसको करनी है, यानी सेनापति की, वजीर की नियुक्ति किसे करनी है? राजा को। लेकिन अल्टीमेटली जिस दल का क्या है, बहुमत है, वही दल क्या कर रहा है? जैसे शिवदेव जोशी, उसके बाद उसका पुत्र हर्षदेव जोशी, दोनों की नियुक्ति हुई। ठीक है, यानी और आपको मैंने बताया तिमल चंद। ठीक है, जिस दल का क्या था, जिस दल का प्रभुत्व था, उसी दल के शासक बना। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो अब आगे लिखो प्रशासन प्रबंधन। ठीक है, देखो प्रशासन प्रबंधन में एक और चीज देख लो, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। जैसे प्रशासन, ठीक है, प्रशासन मतलब सिंपल शासन, या प्रशासन की जगह शासन व्यवस्था। कैसे? शासन व्यवस्था। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में सबसे पहले प्रशासन। ठीक है, प्रशासन, प्रशासन के बाद क्या आएगा? ठीक है, ये आपका न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन के बाद क्या आता है आपका? ठीक है, सैन्य प्रशासन के बाद आएगा आपका कर, या फिर राजस्व। ठीक है, राजस्व प्रशासन। ठीक है, और यही राजस्व प्रशासन के लिए क्या था, फेमस था। इस राजस्व प्रशासन में मैंने क्या बताया, बहुत अच्छी मैनेजमेंट किया था।
यानी करों के लिए, यानी अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह मैनेजमेंट किया है। इसने किया था जैसे 36 रकम, ठीक है, रकम और 32 कलम, ठीक है, ये व्यवस्थाएं थी। ठीक है, समझिए, तो लिख लो जरा, ये बना लो ऐसे करके। ठीक है, शासन व्यवस्था या शासन प्रबंधन। ठीक है, चंदों की जो भू राजनीतिक नीति थी वो बहुत सही थी मतलब। और आपका सिलेबस है आपके पास? है सिलेबस उत्तराखंड का? नहीं है? निकालो जरा फोन में। अरे प्रिंट आउट, ना पीडीएफ है ना प्रिंट में। चलो आज टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो है, ठीक है, इस चंदों में क्या है, क्या क्या पूछा है, प्रशासन पूछा है, ठीक है, प्रशासन पूछा है, फिर सामाजिक, आर्थिक, न्याय व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पूछा है, तो व्यवस्था यहाँ पर चंद्रकालीन समाज के बारे में पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पहले कराया प्रशासन कराया, शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपको समझाना है, मैंने पूरा मेरा जो मोटिव है आपको चंद में क्या है, चंद की हर बारीकी को समझाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो आ, उसके लिए मैंने क्या है, आपको प्रशासक को समझाया ताकि आप रूबरू हो सके चंद शासकों से। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें तो पूछेगा ही, उसमें तो पूछेगा ही। अभी तामा तामा चौड़ का युद्ध मैंने आपको बताया था, पूछा। ठीक है, तो लिख लो जरा, क्या लिखा आपने, कुछ लिखा इसमें? तो लिखो इसमें, चंद, चंदवंश, चंदवंश पूर्वी उत्तराखंड का, चंदवंश पूर्वी उत्तराखंड का, पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था, अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था, अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था। अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के पतन के पश्चात, इस वंश के पतन के पश्चात, पतन के पश्चात 132 वर्षों तक, 132 वर्षों तक यहाँ विदेशी शासन, यहाँ विदेशी शासन रहा जो, यहाँ विदेशी शासन रहा जो, विदेशी शासन रहा जो क्रमशः, क्रमशः गोरखाओं तथा अंग्रेजों द्वारा, गोरखाओं तथा अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। गोरखाओं द्वारा, गोरखाओं तथा अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला। ठीक है, फुल स्टॉप। चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड पर, चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड पर इतने वर्ष तक शासन करने वाला, इतने वर्ष तक पूर्वी उत्तराखंड पर, इतने वर्ष तक शासन करने वाला, शासन करने वाला एकमात्र, एकमात्र, एकमात्र राजवंश था, राजवंश था। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस वंश के योग्य एवं कुशल शासकों की, इस वंश के योग्य एवं कुशल शासकों की, इस वंश के योग्य एवं कुशल शासकों की प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता का परिणाम था कि, प्रशासनिक
क्षमता का परिणाम था कि चंदवंश एक छोटे चंदवंश एक छोटे से क्षेत्र से एक से क्षेत्र से छोटे से क्षेत्र से पूर्वी उत्तराखंड के संपूर्ण भूभाग पर छोटे से क्षेत्र से पूर्वी उत्तराखंड पूर्वी उत्तराखंड के संपूर्ण भूभाग पर संपूर्ण भूभाग पर संपूर्ण भूभाग पर सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में सफल रहा शासन स्थापित करने में सफल रहा। तो उसके बाद अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके। चंद्रवंशीय काल में इस क्षेत्र चंद्रवंशीय काल में इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के सम्मान इस क्षेत्र के सम्मान यानी जब आपको मैंने आप बताया था क्या, तुझे का जहांगीरी में जहांगीर कहता है कि लक्ष्मी चंद के पिता रुद्रचंद, ठीक है, वो सबसे अमीर राजाओं में से एक थे सबसे अमीर राजाओं में से एक थे कि जब वो हजूर साहब यानी पिताजी के यहाँ, पिताजी तो नहीं बोलेंगे, जब बादशाह जी के यहाँ आए थे वो, तो ये सामान लेके आए और बहुत भव्य रूप से उनका स्वागत किया। बादशाह जी से वो कहाँ मिले? लाहौर में मिले। समझ रहे हो? तो मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि भाई सामान तो मिला, सामान कैसे मिलेगा? आप सम्मान, आपने क्या लिया? सामान सामान लिखा, ठीक है। जैसे आज की बात करें, आज डेट की बात करें, तो जैसे आप भारतीय हैं, हम भारतीय कहाँ जाते हैं? विदेश में जाते हैं। तो जब विदेश में जाते हैं तो विदेश में आप छोड़ो, जा दूर, जैसे यूपी वाले, ठीक है, यूपी वाले कहाँ आ रहे हैं? यूपी से हट के बाहर जाते हैं। अब किस नजर से देखते हैं लोग? वो चेंज तो हुआ, मतलब देखने का एक तरीका तो बदला। पहले कैसे समझते थे यूपी वालों को? अरे यार यूपी वाले हैं, ऐसे ही होंगे, गुंडे होंगे, ये होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन आज की डेट में यूपी वालों को कैसे देखते हैं लोग? सम्मान की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शासक ने क्या किया? सम्मान दिलाया, प्रशासनिक व्यवस्था बदली गई, सब कुछ बदला गया। अब लोग क्या करते हैं? अब लोग सम्मान से देखते हैं, बोला यार तुम्हारे यहाँ सही है, करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? तो आप जो इतिहास जब पढ़ते हो तो कंटेम्प्रेरी जो आज का जो समसामयिक है उसको क्या है, रिलेट करके पढ़ो, आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो व्यवस्थाएं बदली यानी ऑब्वियसली सम्मान दिलाए, जो सम्मान दिलाएगा तो समृद्धि भी आएगी। आप देख लो, समृद्धि की बात करें कि यूपी, और पहले तो यूपी बीमारू राज्य में होता था, पिछड़ा राज्य, कौन पूछता था यूपी को? आज की डेट में देखो यूपी compete कर रहा है किसे? महाराष्ट्र से, $1 ट्रिलियन के लिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए, कि कौन पहले बनता है। और सोचो ये दोनों राज्य जब आपस में compete कर रहे, गुजरात तो दूर की बात है, गुजरात तो लाइन पे ही नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पे गुजरात, लेकिन फिर भी कंपटीशन किसके बीच में चल रहा है? इन दो स्टेटों के बीच में चल रहा है। और जब दो स्टेटों के बीच में चल रहा है तो ऑब्वियसली जब आपस में कंपटीशन आता है तो फिर क्या विकसित होगा? वहीं अगर जो लोकेशन किसकी है, बम्बई की है यानी महाराष्ट्र की, उस प्रकार की लोकेशन किसकी है? और पश्चिम बंगाल की है। लेकिन पश्चिम बंगाल गर्त में है ना, क्योंकि वहां पर राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं। और वो गलती शासकों की नहीं है, थी वैसी। पहले वहां पर कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद इसने लेफ्ट ने शासन किया। और लेफ्ट ने इस समय, मैं खुद रहा हूँ बंगाल वाले क्षेत्र में, दार्जिलिंग वाले, नॉर्थ बंगाल या सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में रहा हूँ। तो खुद मुझे पता है, हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल जाते समय हमें ये गारंटेड होता है कि मंडे को क्या होगा। मैं तो खैर सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ बंद नहीं होता था। बस ये है कि हमारे साथ और जो बच्चे आते थे, स्ट्रेंथ आधी हो जाती थी पूरी, कि बसेस नहीं चलती थी, और सीधा क्या होना था? स्ट्राइक, हर मंडे स्ट्राइक, लगभग लगभग हर मंडे क्या स्ट्राइक, क्योंकि सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी। अब ऑफिस कौन जाएगा? तो क्या कर दो? स्ट्राइक कर दो। थोड़ा कुछ हुआ तो चलो आंदोलन, स्ट्राइक कर दो। तो ये चीजें तो ऐसी व्यवस्था, ऐसे में व्यवस्थाएं नहीं चलती।
ठीक है, और फिर ममता बनर्जी आई तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स मतलब थोड़ा सा व्यवस्थाएं सुधरी वहां, व्यवस्था क्या हुई, सुधरी हुई। खैर अभी और सुधारना बाकी है वहां पर, बंगाल तो है। ठीक है, तो समझिए, तो क्या लिखा, सम्मान, कौमा समृद्धि एवं प्रभाव में, सम्मान, कौमा समृद्धि एवं प्रभाव में असीम वृद्धि हुई, असीम वृद्धि हुई। असीम वृद्धि हुई। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण, अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के कारण चंद वंशीय राजाओं ने, चंद वंशीय राजाओं ने, चंद वंशीय राजाओं ने अपने अपने शत्रुओं तथा, अपने शत्रुओं तथा बाह्य आक्रमण, चंद वंशीय राजाओं ने अपने शत्रुओं तथा, शत्रुओं तथा, शत्रुओं यानी दुश्मनों, शत्रुओं तथा बाह्य आक्रमण से, बाह्य आक्रमण से राज्य का संरक्षण किया, राज्य का संरक्षण किया। साथ ही, साथ ही, साथ ही क्षतिग्रस्त राज्य को, साथ ही क्षतिग्रस्त राज्य को, ठीक है, क्षतिग्रस्त राज्य को पुनः, पुनः, पुनः समृद्ध कर सशक्त बनाया, पुनः समृद्ध कर सशक्त बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोहिलों का आक्रमण हुआ, ठीक है, कठेरों का आक्रमण हुआ, होते रहे आक्रमण, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ का जब आक्रमण हुआ, ठीक है, हुसैन खां का, ठीक है, रुद्रचंद के समय, तो फिर क्या है, दो पहली बार आक्रमण किया, फिर क्या किया उसने, दूसरी बार आक्रमण किया, और जब दो बार आक्रमण करने के बाद फिर क्या, वो मर गया बेचारा पुराने घाव से, तो फिर दोबारा क्या किया, दोबारा हमने यानी चंदों ने क्या किया, अपने आप को समृद्ध किया, और समृद्ध किया। फिर जहाँ कमियां थी, कमियां कहाँ थी, रुद्रपुर में कमी थी, तो मतलब तराई भावर वाले क्षेत्र में कमी थी, तो वहां पर क्या है, रुद्रपुर नगर की स्थापना की, लोगों को बसावट बसाया, ताकि क्या है, संरक्षित किया जाके। उसी के साथ उन्होंने किसने, किसने, बाज बहादुर चंद ने, ठीक है, कटेरों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने, आक्रमण के बाद उन्होंने क्या कर दिया, बाजपुर की स्थापना की, काशीपुर की स्थापना की, ठीक है, समझिए। तो ये सारी चीजें किसने की, ये सारी स्थापना वगैरह सब किसने की, ये चंदों ने की, ताकि अपने राज्यों को क्या किया जा सके, संरक्षित किया या संवर्धित किया जा सके। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर सोमचंद आए, कौन आए, सोमचंद, सोमचंद ही आए ना, पहला वंशीय शासक था सोमचंद। तो हर्षद मत कर लेना, तो हर्षद मत करना, क्योंकि क्या करोगे, सोमचंद ही करना, क्योंकि सोमचंद प्रारंभिक वही आया था। और जब प्रारंभिक वही आया तो मैंने आपको बताया था, जब सोमचंद आया तो अपने समय क्या किया उसने, क्या किया, स्थापित किया, ठीक है, अपने राज्य को स्थापित किया, ठीक है, राजभुंगा का किला उसके द्वारा, चंपावत यानी काली कुमाऊं वाला जमींदारी मिली थी, 15 बीघा वाले क्षेत्र मिला था उसको, और उसी के बाद उसने क्या, अपने आप को विस्तारित किया, प्रसारित किया, ठीक है, और विस्तारित किया, प्रसारित किया, और साथ ही साथ में ग्राम पंचायत, ये जो आ, हाँ, ब्राह्मणों या थोकदार या ये सब व्यवस्थाएं उसने स्थापित कर दी। तो लिखो जरा, अब लिखो अगला पॉइंट, या पैराग्राफ चेंज करके लिखना। चंद काल के प्रशासन का मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद चंद काल के प्रशासन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता था, राजा। आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है भारत में, प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, प्रधानमंत्री। पर राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है हमारे द्वारा, नाम, बस, मतलब खत्म करो, नाम ही रखो तुम, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, राजा होता था, ठीक है। पदाधिकारियों वह अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, वह अनेक पदाधिकारियों, पदाधिकारियों मतलब पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था,
नियुक्ति करता था, नियुक्ति करता था, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से राज्य के विभिन्न कार्य किए जाते थे, जिसकी सहायता से राज्य के विभिन्न कार्य किए जाते थे। ठीक है। अब यहाँ देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सबसे जो अगर प्रशासन है, प्रशासन में सर्वोच्च पद किसका होगा? राजा। राजा कहाँ होगा, या राजा ये कह सकते हैं हम कि भाई सबसे सर्वोच्च पे कौन होगा? राज्य होगा। राज्य। ठीक है, राज्य मतलब राज्य। ठीक है, राज्य के नीचे कौन होगा? राज्य के नीचे मंडल होगा। कौन होगा? राज्य के नीचे मंडल। ठीक है, मंडल के नीचे होगा देश। देश के नीचे परगने, और परगने के नीचे ग्राम। ये प्रशासनिक व्यवस्था है। ये क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। राजा, जैसे राजा सर्वोच्च, सर्वोच्च सत्ताधारी, न्यायिक प्रशासन का मुखिया, सैन्य प्रशासन का, और साथ ही साथ में क्या, प्रशासन का मुखिया तो है ही। यानी समस्त शक्तियां किसके हाथ में है? राजा के हाथ में, किंतु राजा निरंकुश नहीं। ठीक है। इसके बाद फिर मंडल, मंडल भी दो थे। मंडल कितने थे? मंडल दो थे। अभी बता दूंगा, बस समझो, मंडल दो थे। एक मंडल क्या था? सामंतों का मंडल। सामंत, सामंतों के अधीन, के अधीन। दूसरा किसके? राजा के अधीन, राजा के अधीन। जो सामंतों के अधीन थे, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो विजित राज्य थे, विजित राज्य मतलब जिन राज्यों को हमने क्या कर लिया था, इस राज्य ने जीत लिया था, जो विजित राज्य थे। ठीक है। जिन राज्यों को हमने जीत लिया था, उनकी जो प्रमुख थे वो कौन थे? वो उसी राज्य के सामंत हुआ करते थे। उसी राज्य के सामंत मैंने उन्हीं को वेतन जागीर दे दी जाती थी। और राजा, जो राजा के अधीन जो प्रत्यक्ष राज्य थे, राजा उसका अधिकारी था, मतलब। और वो अपनी तरफ से कुंवरों को या राजकुंवरों को या अपने विश्वसनीय अधिकारी को वहां पर नियुक्त करता था। इसके बाद देश थे। ठीक है, देश भी अनेक विभाजित थे। इसके बाद परगने थे। ठीक है। परगने भी दो प्रकार के थे, एक नागरिक और एक बक्सी। बक्सी। ठीक है। नागरिक मतलब, बक्सी, बक्सी, बक्सी से क्या समझ रहे हो आप? हैं? हाँ, सेना। यानी ऐसी क्षेत्र को हमने नियंत्रित करना होगा, जो क्षेत्र क्या है, जो क्षेत्र में क्या हो सकता है, जैसे बॉर्डर के लिए एरिया। जैसे क्या, बॉर्डर के एरिया। अब बॉर्डर के एरिया अगर हम नागरिक प्रशासन के अधिकार में छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा काम? जैसे एक लॉ बनाया, कानून बनाया भारत सरकार ने कि जो बॉर्डर एरिया है, कौन से बॉर्डर एरिया, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और साथ साथ में किसका? बांग्लादेश के साथ। उसके बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक, कितने कितने, 50 किलोमीटर तक उस पर शासन किसका होगा? शासन होगा बीएसएफ का। ठीक है। पंजाब में पहले ये कितना होगा? पंजाब में ये 100 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब 30-15 किलोमीटर के आसपास है। विरोध किया था पंजाब सरकार ने, भाई हमारा कम था, हमें बढ़ा क्यों दिया है? किसमें? पंजाब में क्या? हाँ, मतलब कि अब 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर अमृतसर भी आ गया। 50 किलोमीटर है। अमृतसर से, जो मेन अमृतसर है, वहां से लगभग लगभग 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, लगभग लगभग। ठीक है। आप 35 अब यहाँ पर प्रशासन कौन देखेगा? प्रशासन तो देखेगा, लेकिन इसका सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? बीएसएफ की। जब जब बीएसएफ की जिम्मेदारी है तो बीएसएफ का हर बात पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा नहीं होगा? तो राज्य घबरा गए। वहीं गुजरात में ये 100 किलोमीटर तक था। राजस्थान गुजरात में कितने? 100 किलोमीटर तक था। और उसको रिलैक्स कर दिया गया। अब ऐसे भी मरुस्थल है, कौन जा रहा वहाँ? ठीक है, समझ गए? तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब यहाँ पर नागरिक प्रशासन हम उचित रूप से नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि नागरिकों का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर सैन्य प्रशासन रखना, तो यानी नागरिक प्रशासन। ठीक है। यहाँ पर नागरिक प्रशासन के जो प्रमुख था, सिकदार, इसको सिकदार कहा जाता था।
ठीक है। और वहीं बक्सी मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, सेना प्रशासन था। अब अल्मोड़ा जैसा एरिया है या नैनीताल जैसा एरिया है, ठीक है, इनकी बॉर्डर लग रही किसी से? जब बॉर्डर लग नहीं रही तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लोग कैसे रहेंगे, उनको शांति से लोग रखेंगे, तो वहां पर नागरिक प्रशासन रखेंगे, पुलिस वुलिस दरोगा वगैरह देखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसे राज्य है जैसे कि, जैसे मानिला का है, जैसे सल्ट वाला क्षेत्र है, या फिर आगे डोटी वाला सीरा वाला क्षेत्र है, या सोर घाटी है, ठीक है, यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, या फिर ये आपका तराई भावर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमें बक्सी रखना पड़ेगा। ठीक है, बक्सी। क्लियर है यहाँ तक, समझिए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद परगना, परगना बता दिया दो भागों में, मतलब मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, अगला मंडल है, दो मंडल, दो मंडलों में, इन दो मंडलों में देश बटे हुए थे। ठीक है, जैसे खस देश, जैसे बाबर तराई वाला क्षेत्र, बाबर तराई वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाले परगना, परगने अलग अलग परगने, परगने बोल सकते हैं आप, ब्लॉक बोल सकते हो। ठीक है, पट्टियां, ठीक है, पट्टी है ना आपके वहाँ, स्टेट, स्टेट नहीं बोल सकते। देखो यहाँ जो जैसे राज्य है, तो राज्य तो ऊपर हो गया, ठीक है, राज्य मतलब स्टेट यानी कंट्री, ये जो हम बेसिकली स्टेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसको कंट्री के रूप में देखो, मंडल्स को हम किसके रूप में, ठीक है, ये क्षेत्र के रूप में, डिवीजन के रूप में जान सकते हैं हम। ठीक है, और इसको फिर ये स्टेट्स के रूप में, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में, जिले के रूप में, परगना यानी पट्टी के रूप में, पट्टी या फिर ब्लॉक्स के रूप में, ठीक है, और बाकी फिर गांव में। ठीक है, इनकी जो ग्राम व्यवस्थाएं थी, ग्राम व्यवस्था क्या, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी, और पंचायती राज व्यवस्था मैंने आपको बताया किसके समय से शुरू हो गई थी, सोमचंद के समय से। सोमचंद के समय से ही पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी। ठीक है, यहीं पर क्या है, ग्राम सयाना वगैरह इनकी नियुक्ति की जाती थी, ग्राम प्रमुख इनकी नियुक्ति यानी। और उत्तराखंड में यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अगर कहीं साक्ष्य मिलते हैं तो एक कहाँ, चोल में, चोलों की पंचायती राज व्यवस्थाएं मिलती हैं। और भी जगह होंगी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम चोलों को देखेंगे, लेकिन हम कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। और चूंकि हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड के संदर्भ में क्या है, हम देख सकते हैं कि भाई चंदों की जो पंचायती राज व्यवस्थाएं थी। हाँ, हाँ, ठीक है, बूढ़ा और सियाना। ठीक है, बूढ़ा मतलब भाई जो आदमी बूढ़ा है तो भाई गांव, गांव का प्रधान मतलब। सयाना मतलब जो आदमी ठीक ठाक है, स, समझदार है। सयाना आज भी जौनसार वाले क्षेत्र में सयाना, ठीक है, सयाना कहते हैं भाई आदमी शाना बन रहा है। शाना बन रहा मतलब प्रधान बन रहा है, तो आप जैसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं, तू ज्यादा ही प्रधान बन रहा है, ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा ही क्या बन रहा है, प्रधान बन रहा है, या तू तू ही यहाँ सरपंच हो रहा। ठीक है, तो वही है शाना मतलब थोड़ा समझदार व्यक्ति। क्लियर है यहाँ तक, समझिए। तो लिख लो, इसको बना लो एक जगह, इसको बना लो। बना लिया? ठीक है, चलो, वेरी गुड। कहाँ ये सब क्यों बोला फिर? अच्छा, पीछे से ये सर है। ठीक है, बनाओ बनाओ। अगला लिख लो इसमें, क्या लिखा आपने? इसी के साथ एक पॉइंट और है, जिसके साथ जैसे राजा, राजा के विभिन्न कार्य किए जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो इसके बाद। चंद राजा, पहले राजा के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चंद राजा या चंद्रवंशीय राजा, जो चंद्रवंशीय राजा, वीर साहसी, चंद्रवंशीय राजा, चंद्रवंशीय राजा, वीर साहसी, धैर्यवान, जितनी तारीफ करनी कर लो। ठीक है, दान दाता, मतलब दान भी दिया, मंदिर को दान दिए। धार्मिक, धार्मिक, विद, विद्या, विद्या प्रेमी है। हाँ, काशी भेजा, काशी भेजा क्या करने के लिए, काशी और कश्मीर भेजा संस्कृत सीखने के लिए, तो विद्या प्रेमी हुए। ठीक है, तो आ रहा है ना, दिमाग में आ रहा है। ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने पहले पढ़ा है,
ठीक है, फिर अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो फिर वो चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो, हाँ, कला में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, विद्वानों के आश्रयदाता, जैसे कवि जो महाराष्ट्र से आए थे कवि। ठीक है, विद्वानों के आश्रयदाता होने के साथ साथ, होने के साथ साथ, होने के साथ साथ कुशल प्रशासक, कुशल प्रशासक कोमा, कुशल प्रशासक कोमा कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल प्रशासक कोमा कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, समझिए, अगला पॉइंट है, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करवाया, इन्होंने मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया मतलब पुनर्जीवित किया। मंदिरों का निर्माण मैंने आपको बताया था, जैसे अल्मोड़ा का बनाया या फिर बद्रीनाथ का निर्माण बनाया। जीर्णोद्धार, जागेश्वर का जीर्णोद्धार वगैरह किया है इन्होंने। ठीक है, मंदिर का निर्माण तथा जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, महलों तथा, महलों तथा महलों जैसे राजबुंगा का किला। ठीक है, और कौन सा महल, चौमहल महल बनाए। महलों का निर्माण तथा नौलों का निर्माण, पानी के लिए नौलों का निर्माण, नौलों, ना ना, नाला नौले डिफरेंस है। ठीक है, नौलों का निर्माण, पानी के लिए नौलों का निर्माण करवाया। ये नाला नहीं है, हाँ, ये सबसे पवित्र जगह है एक, नौला है। नौले क्या है, ये बहुत पवित्र जगह है। यहाँ अगर इस नौलों में जाओगे तो जितनी शुद्धता मंदिर में देखोगे सीधा शुद्धता नौलों में रहेगी। हाँ, नौले क्या होते हैं, नाले नहीं होते ये। ठीक है, कुंड टाइप के होते हैं। कुंड देखे आपने। ठीक है, वैसी कुंड टाइप के, पहाड़ों में पानी की कमी होती है। ठीक है, पहाड़ों में पानी की कमी होती है। कमी वैसे नहीं होती है, लेकिन धरातल पे कमी होती है। और धरातल पे कमी, तो पहाड़ों में पानी कैसा आता है, ठीक है, रिस रिस के आता है। तो रिस के आता है, तो एक छोटी जो स्प्रिंग्स बोलते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स, उन स्प्रिंग्स में क्या होता है कि भाई यहाँ पर है तो यहाँ पर पानी का स्रोत होगा, और पानी का स्रोत होगा तो धीरे धीरे यहाँ पानी आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इस जगह को शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद क्या, यहाँ पर एक कुंड बनाएंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर इस पर एक घर बना देंगे, झोपड़ी टाइप का, झोपड़ी टाइप का। हाँ हाँ, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में है, अल्मोड़ा में है। आपके ये गढ़वाल वाले, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में लगभग लगभग हर परगने, हर तहसील में आपको क्या है, दो तीन नौले मिल जाएंगे। हाँ हाँ, यूज होते हैं, लोग करते हैं यूज। ठीक है, आज भी कर रहे हैं, मतलब आप तो घरों में पाइप तो पहुंच गए, नल तो पहुंच गए, लेकिन पानी नहीं आ रहा, उसमें अलग बात है। नहीं आ रहा पानी। हाँ, पानी नहीं आ रहा बस। ठीक है, वो है। ठीक है, बरसात में आता है पानी, लेकिन बरसात में वो भी शुद्ध पानी नहीं आता है। बरसात में पहाड़ों में पानी की बहुत समस्या हो जाती है, शुद्ध पानी की। ठीक है, हैं, हैं, पीना पानी आ जाता है, शुद्ध पानी की समस्या होती है। लेकिन जो समस्या, फिर यही जो नौले होते हैं ना, यही पीने के पानी के लिए स्रोत बन जाते हैं बस। बाकी जो कपड़े धोने होते हैं या फिर गाय भैंसों को पानी पिलाना होता है, वो तो कहीं पिला देते हैं, मतलब जैसे गदेरों में पिला देते हैं या फिर नदियों में। ठीक है, हाँ हाँ, आपके यहाँ से ऊपर निकलता होगा। ठीक है, तभी तो पहाड़ों का जीवन आसान नहीं है, पहाड़ों से बेहतर ना। हाँ, नहीं, अब जो पहाड़ों का पानी है ना, वो आरओ की जरूरत है नहीं, कैसे वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन पानी तो कम है, लेकिन पानी, जैसे पानी रिस के आ रहा है ना पानी, तो उस पानी में पहले तो कितनी जड़ी बूटी, कितनी जड़ी बूटियों का उसमें मिश्रण है ना, बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है। पॉल्यूशन नहीं है। अब शहरों में क्या है कि ग्राउंड वाटर क्या है, जो पानी है ग्राउंड वाटर में जा रहा है, और ग्राउंड में वाटर में क्या है, बहुत सारे संदूषण है। संदूषण मतलब पोल्यूटेड है। पॉल्यूटेड कैसे है, बहुत कुछ मिल रहा है उसमें। सॉइल पॉल्यूशन से, जैसे आपने उर्वरक डाला, और उर्वरक छन छन के लीचिंग प्रोसेस से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, लोगों ने शिविर के, शिविर यानी गटर जो है, वो क्या है, वो खोद रखे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, संदूषण का काम कर रहा है। सरकार ने, प्रधानमंत्री क्या, हर घर शौचालय के माध्यम से, सब घर में शौचालय तो बनाए। पहला प्रोसेस तो यही है
लेकिन उन्हीं शौचालय से क्या हो रहा है, पानी का संदूषण हो रहा है। यानी जो गटर जो बने हैं, गड्ढे बने हैं, सोख्ता गड्ढा वो नीचे बने हैं, वो अल्टीमेटली किस में मिल रहा है, वो वहां के पानी में मिल रहा है। और जब पानी में मिल रहा है तो फिर अब उसको बिना ट्रीटमेंट करके जमीन के अंदर जा रहा है, तो संदूषण तो होगा, पानी की समस्या तो होगी। लेकिन जब एटलीस्ट बनाया तो है, सकारात्मक चीज देखो ना। सकारात्मक चीज अगर आजादी के 70 साल बाद हमें सब घरों में क्या पहुंचाया हमने, शौचालय पहुंचाया। और जो पहुंचने कब थे, आजादी के 20-30 साल तक पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन पहुंचाए कब, 70 साल तक। अब जब शौचालय पहुंचे हैं तो अब सभी को किससे जोड़ा जाएगा, शिविर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, हैं? और पहले जो शिविर था वो किससे जुड़े हुए थे, नदियों से सीधा जुड़े थे। लेकिन अब पूरे देहरादून का जो सीवेज है वो इकट्ठा होगा, कहाँ जाएगा, रायपुर। कहाँ जाएगा, रायपुर। और रायपुर में प्लांट बना हुआ है, बना है, कोई है रायपुर गए, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है रायपुर में। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है उससे क्या जाएगा, उसको अब फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, और फिर उससे कहाँ भेजा जाएगा, उसे आप पे हमारे घरों में भेजा जाएगा कि क्या करो। लेकिन वो शुद्ध पानी है, उसको ट्रीट कर रखा भाई, फिल्टर के, हाँ। हाँ, नमामि गंगे प्रोसेस, मतलब एक तरीका होता है। एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। पहले रिस्पना में कितने नाले गिरते थे, अब देख लो अच्छा खासा, मतलब अब पानी मतलब वैसे ही आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस पानी को ट्रीट कर रहे हैं ताकि क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो काम ऐसी होता है, धीरे धीरे चीजें होती है। हम सोच रहे हैं आज ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और वैसे ही पढ़ाई भी, आप सोचो कि आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, विकसित होती हैं। ठीक है, और पढ़ाने का सही यही तरीका है। ठीक है, मैं आपको एक ही दिन सब कुछ ना परोसूं, मैं कैसे परोसूं, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। जब आप थोड़ा थोड़ा परोसोगे तो चीजें फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में बसेंगे, हैं। हाँ, तब भूख बढ़ेगी। ठीक है, हैं, तब कवर हो गए। तो लिख लो, कहाँ थे हम। हाँ, ये नौला समझ गए। नौला जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे आप, तो उस आर्ट एंड कल्चर में नौला भी बताऊंगा, नौला क्या होता है। ठीक है, और कहीं कहीं नौले में मंगेरे सुने होंगे आपने। मंगेरे मतलब नौले, कभी कभी ये नौले हैं, यहाँ से पानी स्रोत, पानी जमा हो रहा है और लोग क्या है, इसमें से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन लोग पानी निकाल रहे हैं तो उससे दूषित हो सकता है। लेकिन क्या किया है, एक छोटा सा यहाँ पर आगे एक छोटा सा पाइप वगैरह लगा दिया है, उसको बोलते हैं मंगेरे। उसके आगे पाइप लगाए और साथ ही साथ में हमने आकृतियां लगा दी कि नंदी के मुंह से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। देखे होंगे। ठीक है, तो जब आपने देखे, ये किसका पार्ट है, ये उत्तराखंड की संस्कृति का पार्ट है। किसका पार्ट है, संस्कृति का। अब प्लेन्स में नहीं लग सकते प्लेन्स में नहीं लग सकते, जैसे प्याऊ बनते हैं। ठीक है, तो प्याऊ तो भाई लोग अलग से बनाते हैं। तो प्याऊ भी आप देखोगे प्लेन्स में, प्याऊ कैसे बनते हैं, हैं, क्या, ना होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, छोटे से एक प्याऊ टाइप के बना देते हैं। हाँ, पानी फिल्टर के लिए पानी प्याऊ टाइप के बना देते हैं, कि भाई किसी की स्मृति में लगा दिए या किसी में लगा दिए, तो उस प्याऊ के लिए, ना जैसे मान लो कि जैसे धर्मार्थ के कार्य कर, अब सरकार पे हर चीज छोड़ा थोड़ी छोड़ा जाता है, वो तो सरकार पे आंच छोड़ रहे हैं हम। देखा नहीं ले, मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे, हैं, हाँ, ऋषिकेश में या बहुत जगह मिल जाते हैं, जैसे प्याऊ मिल जाते हैं। तो प्याऊ आपने एक स्थलाकृति क्या कह सकते हैं, एक संरचना तो बनाई, और संरचना बनाए बस उसको आपने क्या करते, सजा दिया। तो वो जब सजाया आपने, वो किसका पार्ट हो गया, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, संस्कृति का पार्ट हो गया। तो संस्कृति कैसे समझाया, जैसे आपने घर बनाया है, तो घर बनाते आपने ऐपण लगा दिया। ऐपण एक प्रकार की चित्रकारी है उत्तराखंड में। तो आपने घरों को सजाया ऐपण से, तो वो खूबसूरत तो लगे, लेकिन साथ साथ में आपकी संस्कृति का हिस्सा बन गए वो, है। हाँ, बोर्ड बन रहे हैं। अब जब मैंने पहली बार देखा, जब कहाँ, पल्टन बाजार में, तो जब एक ही प्रकार के जब बोर्ड लगे हैं, तो क्या है, संस्कृति की पहचान हुई। डोई वाला वगैरह इस तरफ लगे हैं अलग से कलर से। ठीक है, यहाँ पर कर्णपुर धीरे धीरे लग रहे हैं, तो क्या है, एक विशिष्ट संस्कृति की पहचान है ये। ठीक है, हाँ,
प्लेन्स के लिए कुछ हो जाएगा। हाँ होता है हर अलग जगह। जैसे रंगोली होती है, ठीक है, रंगोली होती नहीं होती है। हाँ, हाँ तो तभी होती है। ठीक है, जब एपण बना रहे हैं तो एपण क्या हर दिन थोड़ी बनाएंगे। या तो घर बनाया तो परमानेंट बना दिया। ठीक है, हैं। हाँ लगे हैं इससे ज्यादा, हाँ। तो जो बन रहे हैं, जो डेली थोड़ी बनते हैं, विशिष्ट अवसरों में बनते हैं। तो जब डेली बनेंगे तो उसका महत्व होगा। डेली आप मिठाई खाओगे, महत्व है। लेकिन आप क्या करोगे, एक महीने में एक दिन खाओगे मिठाई तो उसका महत्व है। तभी तो मिठाई है। ठीक है, समझिए। तभी इज्जत है इसको, अपन को चाहिए फुल इज्जत, इसलिए कभी कभी। ठीक है, और मेहमानों मेहमान या अपने रिश्तेदारों के घर डेली डेली जाओगे तो क्या होगा, इज्जत ही नहीं है। अब महीने 2 महीने साल में 5 6 महीने साल में एक बार जाओगे तो आओ भगत होगी। और जिस दिन आओ भगत होगी, जब तक हो रही है, एक एक दिन रुको, फिर वापस आ जाओ। उनको बताओ कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है हमारी। तो लिख लिया आपने। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा। ठीक है, महलों का निर्माण करें। अगला, इससे, इसी में, इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रवंशीय राजा, जो चंद्रवंशीय शासक, चंद्रवंशीय शासक निरंकुश नहीं थे। ठीक है, चंद्रवंशीय शासक निरंकुश नहीं थे। देख लिया आपने, ये प्रक्रिया है। और आपको अगर कल को मेंस में ये लिखने के लिए आ जाए कि 2 वर्ड में या 5 वर्ड में, कि चंद्रवंशीय शासक या उत्तराखंड के जो शासक थे वो निरंकुश नहीं थे या निरंकुश नहीं थे, स्पष्ट करें, तो आपके पास मटेरियल है ना। अब इसी को क्या है, जोड़ तोड़ के जैसे करके आपने बस समझ विकसित होगी तो आराम से आप क्या करोगे, लिख सकते हो। ठीक है, निरंकुश नहीं थे, तथा सदैव, तथा सदैव जनता का ध्यान रखते थे। निरंकुश नहीं थे तथा सदैव जनता का ध्यान रखते थे। और यानी प्रजा का, यानी जनता का ध्यान रखते थे, जनता का ध्यान रखते थे या प्रजा का ध्यान रखते थे। ठीक है, समझिए। और इसे मैंने आपको बताया, इसको भी आप जोड़ सकते हो कि भाई उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। कौन राजा करता है, राजा तो यही चाहता है कि उसकी जनता क्या हो, अशिक्षित हो। कुछ ही लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। और जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, करनी तो खेती है, उनको शिक्षा करेंगे क्या। लेकिन जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए उनको कहाँ लिया जाए, प्रशासन में। क्यों, अगर वो खुले घूमते रहेंगे तो क्या होगा, विद्रोह, बगावत, खुला दिमाग। इसीलिए, इसलिए क्या किया जाता है, आईएएस की परीक्षा कंडक्ट की जाती है, स्टेट पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट की जाती है, कि जो सबसे बेस्ट माइंड है उसको कहाँ लिया जाए, आओ भाई, हैं। बाकी भीड़ है, जो सबसे बेस्ट माइंड है उसको अपने अंदर आ खोपचे में लो। और फिर उसको उसको जिम्मेदारियां दे दो, बोले चलाओ। नहीं, ऐसी तो होता है ना, जो सीधा अवेयर वाले। हाँ। हम्म। 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 वो बहुत चीजें होती है, देखो। हाँ, बेस्ट स्लेव माइंड जो हमारे पास आ जाओ, और बाकी हाँ उस संसद में जाए। हाँ, हाँ, अवेयर है। हाँ, नहीं देखो, एक आध एक्सेप्शन हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यही है। हम्म। हाँ। हम्म। 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 ना वो आपका सोचने का तरीका है, वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई
स्लेव माइंड है जो भी है। लेकिन यहाँ देखो ना आप, कि भाई जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहा है, जो स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो नीति निर्धारण कर रहा है। अब नहीं हुआ है, अगर मान लो कि भाई 5 बार इंटरव्यू दिया, 6 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ का मतलब है कमियां हैं। आप, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उस साल जो बेस्ट 1000 माइंड है उसमें नहीं है। साफ सिंपल सी बात है, जो बेस्ट 1000 माइंड है उसमें नहीं है। अब वो किसी और माध्यम से प्रशासन में आए या फिर विद्रोह करे, ठीक है, और विद्रोह करने लायक छोड़ते नहीं। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, ठीक है, तारीख पे तारीख, ठीक है, कि यूपीएससी नहीं रहा तो फिर पीसीएस है, ठीक है, और फिर जब तक पीसीएस नहीं रहा तो फिर उसके बाद फिर बीवी बच्चे। कहाँ करेंगे विद्रोह, कहाँ करेंगे विद्रोह? करने की उम्र क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू तक जा रहा है, जिसका सिलेक्ट फाइनल सिलेक्शन में नहीं हुआ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई वो 1000 बेस्ट माइंड में नहीं था। हाँ, सबके अपने, लेकिन बता रहे हैं ना यूपीएससी कि भाई आप 1000 बेस्ट माइंड में नहीं हो, आप यहाँ नहीं हो, तो आप, हाँ, कमी थी, जब कमी है तो फिर, या तो फिर अगर आपको पता चले भाई पूरी तैयारी की, सब कुछ कर दिया, ठीक है, नहीं हुआ तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पता चल रहा है बहुत सारे लोग क्या है, मेंस लिख रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलतियां हैं। अब आवश्यकता है हम इसको नियति या उस पर दोष ना डाल के, देखो आपको एक और चीज, ठीक है, पहले तो इस चीज से बचो, किस्मत और नियति से, भगवान से, इन 3 चीजों से आप बच के रहो। आप जब तक ना अपनी जो अनसक्सेसफुल का ठेकरा जब भगवान, नियति और किस्मत पे फोड़ते रहेंगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप भले ही, वो अलग बात है, आपको क्या मिल जाएगा? सहानुभूति मिल जाएगी खुद से और दुनिया से, कि भाई मैंने 6 बार इंटरव्यू दिया है फिर भी नहीं मिला, लोगों से क्या मिलेगी आपको? सहानुभूति मिल जाएगी, सहानुभूति लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? ठीक है, आप, मतलब कि ये आपको क्या है, बस ये कि आपने आवश्यकता तो ये है कि आपकी जो कमियां थी उसको क्या कर सकते थे? ओवरकम कर सकते थे। आप जो बाकी 1000 लोग सिलेक्ट होके आ गए हैं, उनने कितना घंटा पढ़ा होगा? मान लो 6 घंटा पढ़ा होगा, 8 घंटा पढ़ा होगा, आप अपने घंटे बढ़ा दो, आप बढ़ाओ, लेकिन इन चीजों को बीच में मत आने दो, ठीक है, किस्मत, ये भगवान वगान, इसको बीच में मत आने दो। और ये आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको कमजोर करेंगे ये मान के चलो, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा अपना फोकस है, सिलेक्शन लेना, बस खत्म बात, ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेहनत नहीं की। गलतियां, अगर मेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन तो किसी गलती है? मेरी गलती, खुद की गलती। जब तक दोष अपने आप को नहीं दोगे आप, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। और दोष आपने अगर किस्मत, भगवान, इन सब पे दे दिया तो फिर समस्या है, ठीक है। इस आइडियोलॉजी को क्या करो, इस आइडियोलॉजी को बदलो, जैसा भी है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। एक पॉइंट क्या लिखा आपने, लास्ट पॉइंट? हाँ, ठीक है, जनता का ध्यान रखते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, चंद शासकों ने, चंद शासकों ने, या चंद शासकों ने शासन प्रबंधन में, शासन प्रबंधन में सहायता हेतु, शासन प्रबंधन में सहायता हेतु, सहायता हेतु अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की, अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की, पदाधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है, पदाधिकारियों की नियुक्ति की। युवराज, मंत्री, जैसे युवराज, मंत्री, दीवान, जैसे युवराज, मंत्री, दीवान, राजगुरु, पुरोहित, राजगुरु, पुरोहित, सेनापति, फौजदार, दरोगा, खजांची, दरोगा, खजांची, राजचेली, राजचेली,
ठीक है, खजांची, राज चेली। राज चेली मतलब, ठीक है, चेली मतलब, ये कुमाऊं में एक टर्म है, चेली, चेला चेली है। अरे लड़की को बोलते हैं। ठीक है, तो राज चेली मतलब राजदासी, तो ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, राजमहल की दासी। ठीक है, आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति। आदि एवं कर्मचारियों की सहायता से। आदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से। कर्मचारियों की सहायता से। कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से। सहायता से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका। अब देखेंगे आगे, आगे क्लास में आगे प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह आप करना है। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब आप ज्यादा लिखोगे तो फिर चीजें और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। और साफ सिंपल सी बात है, चंद्रवंश में प्रशासन इंपॉर्टेंट है, तो प्रशासन के बारे में यहाँ पर क्या है, पूछ रखा है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं आप मंडे को इसी समय, मतलब इससे 1.5 घंटा पहले मिलेंगे। ठीक है। राइटिंग ऐसे, राइटिंग में भी पूछ रहे हो मैं। ठीक है, धीरे धीरे लिखो। मेरी भी समस्या है राइटिंग की, राइटिंग की समस्या है थोड़ा सा, मैं भी काम कर रहा हूँ अभी, आगे करना है कुछ है। मेरी सही है, मिस्टेक। हाँ वो भी है, लेकिन सुधारनी पड़ेगी बहुत ज्यादा भी। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।